Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to complete this chapter, and the chapter is sexual reproduction in flowering plants. So let's start. सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था पॉलन पेस्टल इंट्रैक्शन तक हमने कंप्लीट किया था. सो आज स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक क्रॉप के अंदर ही डिफरेंट वेराइटीज़, स्पीसीज़ एंड जेनेरा से हम लोग कुछ अच्छी क्वालिटीज़ लेकर एक क्रॉप के अंदर इंजेक्ट करेंगे और एक सुपीरियर वेराइटी बनाएंगे. दैट मीन्स इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन विच क्रॉसेस आर मेड बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़, स्पीसीज एंड जेनेरा in order to combine the desirable characters in a single superior variety. So सिंपली कहा जा रहा है कि एक सिंगल वैरायटी, एक सिंगल क्रॉप के अंदर हम लोग बहुत सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं, और ये किससे पॉसिबल होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से. ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड इन 2 steps. One is emasculation and another is bagging. So what is emasculation? The removal of stamen or anther or killing the pollen of a flower without the female reproductive organ is known as emasculation. So emasculation में हो क्या रहा है कि जो स्टेमेन है, एंथर है, जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स है, उसे ही हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ताकि कोई और पॉलन बाहर से आकर उसे पॉलिनेट ना कर दे. क्योंकि हम यहाँ क्या चाहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं. सो जिससे हम लोग को एक सुपीरियर वैरायटी मिले उससे. इसलिए हम लोग जिस एक फ्लावर के जो एंथर या फिर स्टेमन होते हैं उसे ही हम रिमूव कर देते हैं, या फिर फीमेल पार्ट को छोड़ देते हैं और वो उसी फीमेल पार्ट को कोई भी मेल पॉलन आकर उसे पॉलिनेट ना कर दे. इसलिए हम लोग उसके पॉलन को, उस फ्लावर के पॉलन को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि उसके बगल में जो प्रेजेंट होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको वो मेल पॉलन पॉलिनेट ना कर दे. ओके, सो सिंपली emasculation is the removal of stamen or anther. Okay, next step is bagging. It is the protection of emasculation flower from contamination by undesirable pollen grain. सो यहाँ पे बैगिंग का मतलब क्या हो रहा है? वो एक प्रोटेक्शन है. सपोज हमने इमेस्कुलेशन कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया या फिर स्टेमन को हटा दिया, और हटाने के बाद उस फ्लावर को हम पूरी तरह से पॉली बैग से या फिर अनदर किसी मटेरियल के बैग से हम लोग उसको मास्क कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे वो हम लोग उसके अंदर अपने डिज़ायरेबल क्रॉप के कैरेक्टर्स को उसमें इंटर करा सकें. ठीक है, सो सिंपली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग. In unisexual flowers, bagging is done before the flowers are open. So obvious है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट. सो उसमें हमें किसी भी पार्ट को रिमूव करने का या फिर किल करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई. इसलिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसे हम लोग इससे पहले कि फ्लावर्स ओपन हो जाएं, खुल जाएं, उससे पहले ही जब वो क्लोज रहते हैं तो क्लोज में ही हम लोग उसे बैक कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, an important topic is double fertilization. So I think you know about कि what is fertilization, है ना? fertilization क्या है? It is the fusion of male and female gametes to form a zygote. Yeah, okay. So जब फर्टिलाइजेशन हम बोल रहे हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइकोट फॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो डबल हो जा रहा है यहाँ पर. डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस
characteristics of flowering plants, in which one sperm cell of a pollen grain fertilizes an egg cell, while a second fuses with two polar nuclei to produce a triploid body that give rise to the endosperm. So, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने देखा था कि मेल गैमेट्स जो हैं वो कितने बनते हैं पॉलन ग्रेन में, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ऑब्वियस है जब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आकर लैंड करेगा और अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू इंजेक्ट करेगा गैमेट्स को, तो वो दोनों मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों स्पर्म सेल अंदर जाकर एक 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 पॉलन स्पर्म जो होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पॉलन जो है वो स्टिग्मा में आकर लैंड हो गया है। लैंड होने के बाद ये पॉलन ट्यूब बना लिया है। पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू आगे बढ़ता हुआ जा रहा है माइक्रोपाइलर एंड्स की ओर, जहाँ पे एक पोर होता है और वो अंदर एंटर कर सकता है ना। सो 2 मेल गैमेट्स बने थे। दोनों मेल गैमेट्स हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में कि वो डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। नीचे आकर वो सीधे माइक्रोफाइलर एंड के थ्रू अंदर जाते हैं, जिसमें फिलीफॉर्म apparatus उसे हेल्प करते हैं अंदर जाने में। और एक गैमेट हमारा फर्टिलाइज करता है, फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ, और दूसरा गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, सो इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसे हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखें अगर, तो यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स 2 स्पर्म सेल्स। ओके, वन फर्टिलाइज द एग सेल टू फॉर्म द जायगोट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेल गैमेट जो है, जो हैप्लॉइड है, वो अंदर इंटर करता है और वो एग सेल के साथ, फर्स्टली वो किससे फ्यूज होता है, एग सेल फीमेल गैमेट के साथ, वो भी हैप्लॉइड है। दोनों मिलकर बनाते हैं जायगोट, और वो क्या है, डिप्लॉइड। एंड नेक्स्ट इज ट्रिपल फ्यूजन। हमारा जो दूसरा मेल गैमेट था, एक मेल गैमेट हमारा एग सेल से फ्यूज्ड हो गया एंड फॉर्म किया जायगोट, एंड जो दूसरा मेल गैमेट था वो भी हैप्लॉइड था, वो किस में फ्यूज्ड हो रहा है, जाकर हो रहा है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हो जा रहा है। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड है, क्यों? क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा था, उसमें हमने देखा था कि सेंटर सेल में जो 2 सेल थे वो आपस में मर्ज हो जा रहे थे, सिंगल सेल बट 2 न्यूक्लियाई, है ना। सो इसलिए वो डिप्लॉइड है। एंड एक मेल गैमेट आकर इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ आकर मिल रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, 3n ट्रिप्लॉइड। ओके, सो फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करती हूँ कि one fertilizes the egg cell to form the zygote, while the other fuses with the 2 polar nuclei that form the endosperm. सिनगैमी किसे बोल रहे हैं, जब मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज्ड होकर जायगोट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को सिनगैमी बोला जा रहा है। और दूसरा मेल गैमेट जब एन आपका मिल रहा है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से मिलने के बाद ये फॉर्म कर रहा है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो है ट्रिप्लॉइड। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल form the seed, while the tissues of the ovary become the fruit. So obviously जो अंदर का ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ओवरी है वो फ्रूट्स में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन structure and events. Okay, it includes endosperm development, embryo development, ovules maturing into seeds and ovary maturing into fruits. So post fertilization में सबसे पहले तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा, जिसमें एंड्रोसियम एंड गैनोसियम में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स किस तरह से फॉर्म हो रहे थे वो हमने देखा। फिर
आया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहे हैं, ओके। एंड देन अब लास्टली आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंक्लूड होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एंड ओव्यूल्स जो है सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो व्हाट इज एंडोस्पर्म? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन का ही रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है उसका, एंडोस्पर्म। So this is the product of triploid fusion and develops from central cell of embryo sac। जी हाँ, ये सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक से ही डेवलप हुआ है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई एम्ब्रायो सैक के सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। और ये ट्रिप्लॉइड फ्यूजन का एक प्रोडक्ट भी है, ओके। It is generally a triploid tissue. The cells of these tissues are filled with reserve food material. Yes, अब ये एंडोस्पर्म जो है वो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू भी है और एक फूड मटेरियल भी है। जब तक कि एम्ब्रायो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसे फूड और नरिशमेंट की ज़रूरत होगी, और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा उसे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म थ्री टाइप्स के भी हो सकते हैं: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एंडोस्पर्म के लिए कोकोनट का, ओके। लाइक हमने कोकोनट देखा है और हम लोगों ने पिया भी होगा अंदर का वाटर, और तो हम लोग देखते हैं कि वाटर के अंदर सपोज ये कोकोनट है, कोकोनट के अंदर हम देखते होंगे एक वाइट लेयर रहता है, वाइट लेयर, उसके बाद अंदर में वाटर रहता है, कोकोनट वाटर। सो इसमें हमें दो तरह के एंडोस्पर्म देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, दो तरह के एंडोस्पर्म देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये जो वाटर है ये, इसे भी हम एंडोस्पर्म बोलेंगे, और ये है फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में, फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में ये एंडोस्पर्म है। और ये जो वाइट लेयर जो बना होता है जो हम लोग खाते भी हैं उसे, वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ओके। सेल्यूलर एंडोस्पर्म वाइट वाला हो गया, और उसके अंदर का जो पानी है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो आप एक सिंपली एग्जांपल इसमें कोकोनट का देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज in post fertilization is embryo development. Embryo develops at a micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. सो एम्ब्रायो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होता है। ये हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओके। ये हमारे सिनर्जिड्स एंड ये है एग सेल जो जाइगोट में बदल रहा है, ओके। सो यहाँ पे, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि इसके अंदर में जो दो मेल गैमेट्स थे, एक फ्यूज़ होता है आपका एग के साथ और दूसरा होता है आपका पॉलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। तो ये दोनों के साथ तो फॉर्म होके कुछ ना कुछ बन जा रहे हैं। इसमें एंडोस्पर्म बन जा रहा है और इसमें फॉर्म हो रहा है जाइगोट, है ना। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये दो सिनर्जिड्स और यहाँ के 3 एंटीपोडल सेल, ये सब डीजेनरेट हो जाते हैं और अंदर रह जाता है हमारा एंडोस्पर्म एंड जाइगोट। सो जो ये ये जो जाइगोट है, जाइगोट के सॉरी ये जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट है, ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है, जाइगोट सिचुएटेड होता है, ओके। जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ऑब्वियसली जाइगोट का डिवाइड कब होगा या वो फॉर्म आगे डेवलप कब करेगा? जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म इज द फूड रिजर्वर।
इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, है ना। हमने अभी देखा था एंडोस्पर्म में कि वो एक फूड रिजर्वर है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली जाइगोट को फॉर्म होने में, डिवाइड होने में, डेवलप करने में नरिशमेंट की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी, तो वो प्रोवाइड करेगा उससे एंडोस्पर्म। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है जाइगोट डिवाइड only after the formation of endosperm. Okay, in early stage of embryo development are similar in both monocotyledon and dicotyledon. So ये जो अर्ली स्टेज का जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है एंड जाइगोट का डिवीज़न है, ये सब जो देखने को मिलता है मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स में, दोनों में सेम ही रहते हैं. ओके, the zygote give rise to the pro-embryo and subsequently to globular heart shape and mature embryo. So embryo आगे जाकर टू सेल स्टेजेस में भी डिवाइड होता है. सबसे पहले एक जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड होता है टू सेल स्टेज में, देन वो अलग अलग शेप में आगे प्रोसीड करता है. फर्स्टली एक ग्लोब्यूलर शेप ले लेता है, देन हार्ट शेप, एंड लास्टली एक मैच्योर एम्ब्रायो में फॉर्म हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है देखेंगे मोनोकोटाइलिडनस एम्ब्रायो. लेट्स सी its structure. Firstly, in this topic, embryonal axis. What is embryonal axis? It is the main axis of the embryo which divide it into different region. So embryonal axis वो point है जहाँ पर से embryo को वो different region में divide करता है. Simply ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. Embryonal axis is the axis which divides embryo into different regions. Okay. Next topic in monocotyledonous embryo is cotyledons. It is an embryonic leaf in seed-bearing plants, one or more of which are first leaves to appear from a germinating seeds. It is termed as cuculum. So, cotyledons क्या है? हम इस आगे बढ़कर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इस पर देख लेंगे. लाइक एक सीड है, सीड हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया है. ओके, सीड लगाने के बाद हम लोग उससे वाटर देते हैं एंड बहुत सारे खाद डालते हैं उसमें. देन हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. वो एक्चुअली में लीफ नहीं होते हैं, वो होते हैं कोटाइलिडन्स. ओके, सो सीड जर्मिनेटिंग सीड का जो पहला लीफ बोला जाता है, इसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है. जो सीड हम लोग ज़मीन पर लगाते हैं और जो पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है वो होता है कोटाइलिडन. सो इट इज़ एन embryonic leaf in seed bearing plants. Okay, so, and next topic is in monocotyledonous embryo is coleorhiza. It is a sheath of enclosing radicle and root cap. सबसे पहले हम देखते हैं कि radicle क्या है. Okay, so radicle, it is the first organ to appear when a seed germinates. So हम लोग जब सीड लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या अपेयर करता है, उसमें क्या आता है, रूट्स आते हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ आते हैं, है ना. सो रेडिकल क्या है, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला ऑर्गन जो सीड लगाने के बाद आता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल. और उस रेडिकल को जो सीड कवर करता है, जो रूट कैप को कवर करता है, उसे बोलते हैं कोलेओरिजा. सो कोलेओरिजा इज द सीड इनक्लोजिंग रेडिकल एंड रूट कैप. ओके, next is coleoptile. It is a sheath enclosing plumule. So what is plumule? It is the part of a seed embryo that develops into the shoot. So simple है, radical रूट में आगे बढ़ता है और प्लूम्यूल से क्या फॉर्म होता है, सूट. सो कोलियोप्टाइल क्या कर रहा है, सीथ इनक्लोजिंग द प्लूम्यूल.
सिंपली फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि एम्ब्रायनल एक्सिस वो पॉइंट एंड एक्सिस है जहाँ से एम्ब्रायो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं। कोटाइलिडन्स वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायनिकल लीफ है जो सीड लगाने के बाद जो पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसे बोलते हैं कोटाइलिडन्स। एंड कॉल्योरिजा इज द सीथ इनक्लोजिंग रेडिकल, रेडिकल को कवर करता है जिसे हम बोलते हैं कॉल्योरिजा। एंड रेडिकल क्या है? फर्स्ट ऑर्गन टू अपेयर व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स। ओके, एंड कॉलियोप्टाइल इज द सीथ इनक्लोजिंग प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सीड एम्ब्रायो दैट डेवलप्स इनटू द सूट। So next is dicotyledonous embryo. Let's see its structure. एम्ब्रायनल एक्सिस हमने अभी देखा, जो पहले मैंने बोला था वही इसमें है कि इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो विच डिवाइड्स इट इनटू डिफरेंट रीजन्स। ओके, कोटाइलिडन्स भी सेम इट इज़ अ फर्स्ट लीफ ऑफ जर्मिनेट्स। ओके, जो एक नरिशमेंट और फूड प्रिजर्वर का भी काम करता है, रिजर्वर का काम करता है, क्योंकि जब तक एक सीड जो है वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता है, उसके लिए लीफ चाहिए उसे। तो जब तक वो उस हद तक बड़ा नहीं होता है, जब तक उसके पास लीव्स नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए उसे फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी, उसे डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट की, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फूड एंड ग्लूकोज वो सब जो एक प्लांट्स को चाहिए वो रिजर्व करके रखता है ये कोटाइलिडन। ओके, नेक्स्ट इज epicotyl. It is the part of embryonal axis present above the cotyledon. It terminates at the plumule. So epicotyl क्या है? एक एम्ब्रायनल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है ये, लाइक वो प्लूम्यूल के साइड इधर ऊपर में। आप मेरा पेन का पॉइंट देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर का पॉइंट दिख रहा है आपको प्लूम्यूल, इसके ऊपर में ये एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा और ये टर्मिनेट होगा प्लूम्यूल से, क्योंकि ये प्लूम्यूल यहीं से आगे ऊपर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल, इसका जस्ट ऑपोजिट है, एपिकोटाइल के ऑपोजिट बिल्कुल हाइपोकोटाइल है। जिस तरह से एपिकोटाइल कोलेप्टाइल जिस तरह से एपिकोटाइल एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो प्लूम्यूल से टर्मिनेट होता है एपिकोटाइल, तो ये जो हाइपोकोटाइल है वो उसका ऑपोजिट रेडिकल के पास, ओके, बिलो द रेडिकल वो प्रेजेंट होगा और ये टर्मिनेट होगा रेडिकल से। नेक्स्ट यहाँ पे है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। शॉर्ट में मैंने लिखा है रेडिकल जो है रूट टिप में फॉर्म हो जाता है, आगे डेवलप करता है, एंड प्लूम्यूल है वो सूट टिप में आगे डेवलप करता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज सीड। सो व्हाट इज सीड? इट इज fertilized ovule, okay. So seed may be 3 types. ओके, सो जो फर्टिलाइज ओव्यूल है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे सीड। fertilized ovule is called seed and this is maybe 3 types. ओके, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं उसको, नन एंडोस्पर्मिक सीड, एंड थर्ड इज पेरिस्पर्मिक सीड। सो अभी मैंने बोला, जब हम लोग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में देख रहे थे तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कोकोनट, है ना। कोकोनट जो दिया था वो क्या है, उसमें वो तो एंडोस्पर्म ही है। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रह जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। उसमें हम लोग देख सकते हैं लाइक वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट भी है यहाँ पर। एंड नन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एम्ब्रायो के अंदर जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो फॉर्म होने के बाद जैसे जैसे एम्ब्रायो जो है डेवलप करते जाते हैं वो पूरी तरह से उसे कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म तो है ही एक
फूड रिजर्वर, और फूड रिजर्वर है तो जो एम्ब्रायो डेवलप करता है तो उससे फूड लेता रहता है, और वो लेते हुए उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर देता है, तो उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और एग्जाम्पल इज पी, बीन, ग्राउंडनट। ओके, नेक्स्ट इज पेरिस्पर्मिक सीड. What is perispermic seed? Seeds in which remains the nucellus is in seen. So वैसे सीड जिसमें बहुत बार होता है कि न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो फुली फ्रूट्स के फॉर्म में आने के बाद भी न्यूसेलस उसमें इजीली दिखाई पड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड. द रेसिडुअल persistent nucellus is called perisperm. So जो बचा हुआ न्यूसेलस रहता है, जो हमें बाद में दिखाई देता है, उसे हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं. और इसीलिए क्योंकि वहाँ उसमें पेरिस्पर्म है, उसमें बचा हुआ रिमेनिंग न्यूसेलस दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं. और उस सीड में ये पेरिस्पर्म प्रेजेंट है, इसलिए उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड. ओके, एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर एंड बीट etc. Okay, next is seed consists of seed coat and endosperm. Okay, seed coat and endosperm. So it is formed, किसके बारे में बोला रहा है? seed coat. Seed coat is formed from integument of ovule. Obviously integument जो हमने क्या देखा था, ovule को जिससे ढक कर रखा था. इंटीग्यूमेंट जिसमें इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट देखा था, जो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये इंटीग्यूमेंट ही आगे जाकर सीड कोट को फॉर्म करते हैं. इट फंक्शंस इज गिव प्रोटेक्शन टू एम्ब्रायो. ऑब्वियसली वो पहले भी प्रोटेक्शन दे रहे थे एम्ब्रायो को, और अभी फ्रूट में जब सीड बन गए हैं तो उसके बाद भी ये इंटीग्यूमेंट उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ टेस्टा एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ टेगमेंट. सो इंटीग्यूमेंट जो सीड कोट फॉर्म कर रहे हैं, वो सीड कोट में बदल जाने के बाद इस इंटीग्यूमेंट का जो आउटर लेयर है वो बनता है टेस्टा से, एंड जो इनर लेयर है वो किससे मेड अप हो रहा है, टेगमेंट से. ओके, द माइक्रोपाइलर एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट. सो ऑब्वियसली जो माइक्रोपाइलर एंड था वो एक स्मॉल पोर था, और सीड बन जाने के बाद भी इसमें जो स्मॉल पोर है वो प्रेजेंट रहते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसे ज़मीन के अंदर लगाते हैं, उसे जर्मिनेट करने के लिए हम लोग उसे वाटर देते हैं, और वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो और ये जो सीड्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें वो माइक्रोपाइलर एंड का जो पोर है वो हेल्प करता है. ओके, सो एंडोस्पर्म नेक्स्ट है इसमें, और ये प्रेजेंट भी हो सकता है ना एब्सेंट भी हो सकता है. हमने अभी देखा कि एंडोस्पर्मिक सीड्स भी होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक is dormancy, and it is a important topic. Okay, so what is dormancy? It is a stage of inactivity of embryo when the seed is not able to germinate. The moisture content of seed decrease and reach 10 to 15%. सो डोरमेंसी क्या है? कि ऐसा स्टेज है जिसमें जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट करने की एबिलिटी को खो देते हैं. वो पूरी तरह से नहीं खोते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से अब वो बर्बाद हो चुके हैं और वो अब आगे जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, वैसी बात नहीं है. लेकिन डोरमेंसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो कुछ टाइम के लिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसमें उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी डिक्रीज़ कर जाता है. ओके, एंड जर्मिनेशन बिल्कुल उल्टा है उसका, कि द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन इन द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ओके, सो डोरमेंसी क्या हो गया? वो इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो. ओके, इनएक्टिविटी का एक स्टेज आया सीड में जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर पाया, और जर्मिनेशन उसका उल्टा हो गया कि सीड
की वो एबिलिटी जिसमें वो अच्छी तरह से एक फेवरेबल कंडीशन में अच्छा मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर को पाकर अच्छी तरह से जर्मिनेट कर पाता है। ओके, एंड सीड वेबिलिटी, सो जिस तरह से हमने देखा था पॉलन वेबिलिटी, उसी तरह से यहाँ पे सीड वेबिलिटी भी है, क्योंकि जो सीड का जो जर्मिनेट पावर है वो बहुत सालों तक भी रह सकता है, और कुछ सीड्स के होते हैं कि वो कुछ ही महीनों तक रह सकते हैं और उसके बाद उनकी जो जर्मिनेशन पावर होती है वो सीड खो देते हैं। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको आप सालों तक अपने घर पे रखो और उसके बाद भी आप उसे ज़मीन पर लगाओगे और उससे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो वो इजीली वो जर्मिनेट कर जाता है। ओके, नेक्स्ट इज fruit. A ripened ovary is called a fruit. The wall of the ovary from wall of the fruit is called pericarp. ओके, सो फ्रूट क्या है, हमारे जो ओव्यूल था वो तो सीड में कन्वर्ट हो जा रहा था, एंड जो ओवरी है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जा रहे हैं फ्रूट में। ओके, एंड फ्रूट का जो वॉल है, उस वॉल, फ्रूट के वॉल से लेकर ओवरी के वॉल के का जो डिस्टेंस है उसे बोला जा रहा है पेरिकार्प। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट्स में बी थ्री टाइप्स: true fruits, false fruits and parthenocarpic fruit. Okay, what is true fruit? Fruits which develops from the ovary are called true fruits. ओके, लाइक वो ट्रूली बहुत अच्छे से वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद अच्छे से जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, एंड जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एंड ओवरी जो है आपका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो इस जो प्रॉपर वे में जो चल रहा है और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो फ्रूट्स फॉर्म हो रहे हैं उसे बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स, एंड एन एग्जांपल इज mango. Okay, and false fruit, what is false fruit? Fruits which develops from other floral parts and thalamus along with the development of ovary wall. So बहुत बार ऐसा होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो अंदर जागोट से ही अंदर से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, वो बहुत बार होते हैं कि फ्लावर्स के अनदर पार्ट्स लाइक थैलमस उससे भी वो प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ रफली। ओके, ये हो गया हमारा फ्लावर, और ये जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये है थैलमस। ओके, ये क्या है, थैलमस। तो बहुत बार क्या होता है कि फ्रूट्स के अंदर ये जो ओवरी एंड ओव्यूल प्रेजेंट है इससे फ्रूट डेवलप्स ना होकर ये फ्लावर्स आगे जाकर झड़ जाते हैं, और ये जो थैलमस है ये थैलमस ही आगे जाकर फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को बोलेंगे false fruit. An example is apple, strawberry and etc. Okay, next important fruit type is parthenocarpic fruit. When fruits develops without the process of fertilization, it is called parthenocarpic fruit. So ये बहुत ही important है कि parthenocarpic fruit क्या है। जब फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें नहीं हो पाता है फुल्ली। ओके, और वो फिर भी आगे जाकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस एंड कैन बी produced through the application of growth hormone like auxins. ओके, सो ये फ्रूट्स जो हैं वो सीडलेस होते हैं क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो होता नहीं है। जाइगोट जो है वो भी फॉर्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट को फॉर्म प्रोड्यूस कर देते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एन एग्जांपल इज बनाना। ओके, नोट में मैंने एक टर्म दिया है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल और मेल गैमेट। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली
एग सेल से ही फॉर्म हो जा रहा है एम्ब्रायो का, या फिर मेल गैमेट्स के थ्रू ही डायरेक्ट एम्ब्रायो फॉर्म हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है दोनों फ्यूज नहीं हो रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ओके, so apomixis and embryogenesis is the last topic in this chapter. Okay, and it is important topic. So what is apomixis? The apomixis is the formation of new individuals through asexual reproduction without involving the formation of without involving the formation and fusion of gametes. So what is apomixis? इसे इसे एपोमिक्सिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपका जाइगोट फॉर्म होगा। ओके, जाइगोट फॉर्म होगा, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज होते हैं तब जाइगोट फॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आपका क्या बन जा रहा है, जाइगोट फॉर्म हो जा रहा है। और इस मतलब ये कहीं ना कहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी थोड़ा सा मिमिक्स हो जा रहा है। ओके, क्योंकि इसमें आपका जाइगोट फॉर्म हो रहा है, और जाइगोट फॉर्म हो रहा है लेकिन इसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आ रहे हैं। ओके, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होना ज़रूरी है। लेकिन इस एपोमिक्सिस कंडीशन में फ्यूजन ना होके भी जाइगोट फॉर्म हो रहा है। तो विदाउट फ्यूजन जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक मिक्सिंग है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिक्सचर है, तो इसलिए इसे एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है polyembryony. Okay, so what is polyembryony? Increase the number of embryos inside the seed, and occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. So many embryos are formed inside a single seed, है ना। बहुत बार होता है कि बहुत सारे एम्ब्रायो में भी एक सिंगल सीड में भी बहुत सारे एम्ब्रायो प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसमें बात ये है कि हर एक एम्ब्रायो के लिए अलग अलग चैम्बर भी होते हैं, अलग अलग एम्ब्रायो सैक भी होते हैं। सो मेनी एम्ब्रायोस आर फॉर्म्ड इनसाइड द सिंगल सीड। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीम्ब्रायोनी। एंड एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने ये पॉलीम्ब्रायोनी को सबसे पहले रीड किया था। एक सिट्रस ऑरेंज सीड के अंदर उन्होंने, ल्यूवेन हॉक ने सिट्रस ऑरेंज सीड के अंदर ये जो पॉलीम्ब्रायोनी का जो प्रोसेस है, इस चीज़ को उन्होंने रीड किया था। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म। ओके, कुछ एंजियोस्पर्म भी है जिसमें वो ये पॉलीम्ब्रायोनी के जो कंडीशन है वो देखने को मिलते हैं, लाइक ऑरेंज, लेमन। ओके, सो एक बार फिर से मैं ये दोनों को शॉर्ट में बताती हूँ कि एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस इन विच विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ without fertilization and without fusion of gametes, zygote is formed। and इसमें दोनों asexual and sexual दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मिक्स होते हैं और आगे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, तो इसे इसलिए एपोमिक्सिस कहते हैं। एंड पॉलीम्ब्रायोनी क्या है हमारा, एक ही सिंगल सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है पॉलीम्ब्रायोनी। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जितने भी टॉपिक्स हमने देखे हैं वो आपको क्लियर हो गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आप उससे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, एंड मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे कन्फ्यूज़न्स को मैं दूर कर सकूँ। सो थैंक यू।